सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और उसमें एक सब्जेक्ट है यूपी जीके का। तो उसकी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमारे लगभग 4 वीडियो आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो आज का हमारी क्लास है वो क्लास 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, भौतिक विभाजन मतलब ये आपकी भौतिक संरचना के अंदर आता है भौतिक विभाजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। और उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। जैसे हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से लेकर ये आपका देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है सहारनपुर से लेकर ये कुशीनगर तक, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं भाबर और तराई का क्षेत्र। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलेंगे भाबर क्षेत्र, और जो भाबर के दक्षिण में है इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। अगर आप देखेंगे कि भाबर तराई और दक्षिण का पठारी मैदान के बीच में एक मैदान है जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, या हम इसे मध्य का मैदान भी कह देते हैं। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान या मध्य का मैदान। इसके साउथ में आप देखेंगे तो ये क्या है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहला देखिए उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भाबर क्षेत्र की, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। कैसा है? सबसे उत्तरी क्षेत्र है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। यानी कि सहारनपुर से लेकर ये आपका कुशीनगर तक कहां तक है? पडरौना तक। इसमें देखिए भाबर क्षेत्र भूमि कंकड़ों पत्थरों से निर्मित भूमि है। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या होते हैं, कंकड़ और पत्थर होते हैं। भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कौन से क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो जो भाबर क्षेत्र होता है वहां पर क्या होती है, नदियां विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण ये फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये फसलों के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। इसके बाद सहारनपुर, अगर हम बात करें सहारनपुर के आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, सहारनपुर के आसपास के इलाके हैं, वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाएंगे, इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाबर क्षेत्र। उत्तर का भाबर तराई क्षेत्र में पहला क्या है, भाबर क्षेत्र। तो एक बार फिर से देखते हैं, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सहारनपुर से लेकर कहां तक है, कुशीनगर पडरौना तक। और भाबर क्षेत्र जो भूमि है वो कंकड़ों पत्थरों से निर्मित है। भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जिसके कारण ये फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। सहारनपुर के आसपास के इलाकों में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखते हैं साथियों, जैसे कि उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र में हमने भाबर क्षेत्र पढ़ लिया। अब तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, कहा, ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि तराई क्षेत्र, देखिए ये भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में क्या है, ठीक दक्षिण में क्या है, तराई क्षेत्र है, जो दलदली तथा कीचड़ युक्त क्षेत्र। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित है। यानी कि जो हमने भाबर वाला देखा था वो क्या था, वो आपका कंकड़ और पत्थरों से निर्मित था, और ये किससे निर्मित है, दलदल या दलदली तथा कीचड़ युक्त क्षेत्र है ये। ठीक है, गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित। देखिए इस क्षेत्र में आपसे पूछेगा, इस क्षेत्र में धान तथा गन्ने की पैदावार सर्वाधिक होती है। यानी कि सबसे ज्यादा या अधिक पैदावार गन्ने की, धान की कहाँ होगी, तो ये तराई क्षेत्र में। वर्षा अधिक होती है, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, ज्यादा होती है। और देखिए भाबर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त हो जाती हैं, वे यहाँ उजागर हो जाती हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो विलुप्त नदियां हैं वो कहाँ पर उजागर हुई हैं, तो आप बोलेंगे तराई क्षेत्र में उजागर हुई हैं। अगर हम बात करें विस्तार की, तो देखिए ये हमारा सहारनपुर वाला एरिया है, सहारनपुर से लेकर कहां तक, देवरिया तक। यानी कि तराई क्षेत्र जो है, देखिए वो वाला जो था हमारा भाबर वाला, वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक था, और ये जो तराई क्षेत्र है वो सहारनपुर से लेकर कहां तक है, देवरिया तक है। तो आपसे विस्तार अगर पूछे तो ये सहारनपुर से लेकर देवरिया तक। अब देखिए इस क्षेत्र में साल, हल्द, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। यानी कि लंबी घासें पाई जाती है। ठीक है, तो समझ गए तराई क्षेत्र क्या है, भाबर के दक्षिण में है, दलदली तथा कीचड़ एक क्षेत्र है ये, जिसे हम गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित होती है कहते हैं। इस क्षेत्र में धान तथा गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा अधिक होती है, जो नदियां विलुप्त हो गई थी भाबर में वो तराई में उजागर हो जाती हैं। और इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर देवरिया तक है। इस क्षेत्र में साल, हल्द, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी
घासें पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, उत्तर भारत का, उत्तर का, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। अब देखेंगे मध्य का मैदान, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे है मध्य का मैदानी क्षेत्र। अगर हम मध्य के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे भाबर और तराई और दक्षिण के पठार के बीच में ये क्या है, मध्य का मैदान। ठीक है, यानी कि मध्य का मैदानी क्षेत्र, या इसे हम गंगा यमुना का मैदानी दुआव या क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो पोजीशन आप समझ गए। अब देखिए, तो जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है इसे हम गंगा यमुना का मैदानी दुआव या मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र विभिन्न भागों से आने वाली नदियों से मिलकर बना है। तो आपसे पूछेगा कौन सा क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार की नदियों से आने वाली नदियों से बना है, तो वो कौन सा है, मध्य का मैदानी क्षेत्र, या इसे हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या दुआव। अर्थात इस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फसलों का उत्पादन होगा। जैसे देखिए, रबी की फसल, खरीफ की फसल। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा की सहायक नदियों जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि नदियों के द्वारा हुआ है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के लाए गए जलोढ़, जलोढ़ मतलब कांप या मिट्टी, ठीक है, कांप मिट्टी के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, मतलब जलोढ़ का मतलब जो मिट्टी, जलोढ़ का मतलब है जो मिट्टी लाई गई है उनसे हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए 80 किलोमीटर, और आपसे पूछे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। इसके बाद देखिए, इसके दो भाग हैं संरचना के आधार पर। पहला है बांगर क्षेत्र, दूसरा है खादर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र जो है, आपसे पूछेगा ये क्या है, पुराने जलोढ़ मैदान है। कैसे हैं, पुराने जलोढ़ मैदान है ये, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो आपसे पूछेगा वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो बांगर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है। ठीक है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, कम उपजाऊ है। ठीक है, तो देखिए जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वो कैसा होगा, यानी कि बांगर क्षेत्र और कम उपजाऊ होगा। दूसरे नंबर पे है खादर क्षेत्र। इसे हम नवीन जलोढ़ मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान। बाढ़ का पानी पहुंचता है, आप सोचिएगा बाढ़ का पानी पहुंचता है कहाँ, खादर क्षेत्र में। तो ये कैसा होगा, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, और इसको हम पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे। देखिए बांगर कैसा है, ऊपरी वाला क्षेत्र, और ये पूर्वी क्षेत्र कैसा है, खादर। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है। ठीक है, आप समझिए कछार का तात्पर्य किससे, खादर क्षेत्र से है, जहां प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मध्य का मैदानी क्षेत्र जो है इसे गंगा यमुना का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र, ये क्षेत्र विभिन्न भागों से आने वाली नदियों से बना है। ठीक है, अर्थात इस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण, ठीक है, गंगा की सहायक नदियों यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि से द्वारा हुआ है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों से लाई गई मिट्टी, इसे कांप मिट्टी कहते हैं, या जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, इसके दो भाग थे संरचना के तौर पे। बांगर मतलब पुराने जलोढ़ मैदान है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, कम उपजाऊ है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मैदान है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है, जहां प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमने बीच में बना दिया है, इसको आप देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा है देखिए हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अगर हम दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात करें तो इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जमीन ज्यादा उबड़ खाबड़ पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जमीन कैसी होगी, उबड़ खाबड़ होगी, जिसकी वजह से इसे पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, फसलें कम उत्पादित होती हैं, मतलब फसलों का उत्पादन कम होता है। ठीक है, पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियां जैसे 450 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां। ठीक है, इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, देखिए यहाँ पे चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सब नदियां हैं। तो इस क्षेत्र में आपसे पूछी नदियां चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी है, जिसमें चंबल, बेतवा, केन पठार को काटते हुए यमुना में, और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। ठीक, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा,
चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सब क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। अब देखिए जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र था वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जमीन उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वर्षा बहुत कम होती है और फसलें नहीं उत्पादित होती। औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियां 400 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन है, जिसमें चंबल, बेतवा, केन पठार को काटते हुए यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। क्षेत्र क्या है? ललितपुर, ठीक है, एरिया झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ देखेंगे आप, इसके दक्षिण में यहाँ विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पर क्या है? कैमूर पर्वत है, ठीक है। अब देखेंगे इससे दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है, ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, जैसे एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम, बुंदेलखंड और बघेलखंड। हमारे पास दक्षिण का पठारी क्षेत्र के दो भाग हैं। एक है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये देखिए यूपी और एमपी में फैला हुआ है। इसमें देखिए आपसे पूछेगा कौन कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 7 जिले आते हैं, जिसमें आपका झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट है, ठीक है। चलास बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास है। और दूसरा होता है आपका बघेलखंड का पठार, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। इधर वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे बुंदेलखंड के साउथ में क्या है, तो ये विंध्याचल पर्वत है। अगर आपसे पूछे पश्चिम में बेतवा नदी, और अगर आपसे ये पूछ ले पूर्व में, तो ये टोंस नदी, ठीक है। ऊपर अगर आपसे पूछे उत्तर में, तो यमुना नदी, ठीक है। तो बघेलखंड में क्या क्या आता है? देखिए सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, दक्षिण भाग में प्रयागराज और सोन नदी क्षेत्र। तो ये था साथियों आपका भौतिक संरचना, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अपना नया टॉपिक लेके आएंगे। इसे भौतिक संरचना में जलवायु आती है, तो जलवायु को देखेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें आगे चैप्टर हैं, उसको हम एक सीक्वेंस बाई लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।